हेलो एवरीवन, मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ टीएलपी जुडिशियल एकेडमी पर। देखिए, यहाँ पर हम अब एक सीरीज लेकर आए हैं। आप सभी को पता है रिसेंटली अभी एग्जाम्स आने वाले हैं। तो रीसेंट केसेस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है और आपको अप टू डेटेड रहना चाहिए। एक लॉयर जो होता है, एक एडवोकेट जो होता है, वो उससे कुछ भी पूछा जा सकता है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछ लेंगे, पॉलिटी कलेक्ट कर लेंगे, क्या बताइए कितने यूटी हैं, स्टेट हैं। तो हर तरीके से आपको नॉलेज होना चाहिए। तो हम 100 क्वेश्चंस, 100 लेटेस्ट जजमेंट की एक सीरीज लेके आई हैं। इसमें हम आपको जितना भी 2024 में मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस हैं उनकी सीरीज करवाएंगे। तो चलिए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं जर्नी को। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इसमें है ना जो हमारे जजमेंट हैं, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ मैंने किस तरीके से किया है। सबसे पहले मैंने केस की साइटेशन भी लिखी है, मैंने किस सब्जेक्ट का केस है वो भी लिखा है। भई आपको अगर मान लो बाद में प्रॉब्लम हो कि कॉन्स्टिट्यूशन का केस आपके सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, तो इसको आप स्किप कर दीजिए। साथ में मैंने बेंच भी बताया है, क्योंकि आजकल ना कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं कि किसका जजमेंट था, क्या हेल्ड किया है। लास्ट में इश्यू थोड़ा-सा केस ब्रीफ और उसमें क्या हेल्ड हुआ वो सब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट रीसेट जजमेंट पर। सबसे पहला केस हमारा क्या है? डायरेक्शन इन द मैटर ऑफ डिमोलिशन ऑफ स्ट्रक्चर वर्सेस जितनी भी रिट पिटिशंस थी उन सबको ऐड करके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक केस था। इस केस को देखा किसने है? जस्टिस बी आर गवई एंड विश्वनाथन जी ने। इन्होंने क्या किया, आपको एक पता है, तीन तरीके के पिलर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर, जुडिशरी एंड जो एग्जीक्यूटर्स होते हैं, है ना। इन तीनों का काम होता है देश को चलाना, कॉन्स्टिट्यूशन को चलाना। अब कोई किसी के काम में अड़ंगा नहीं डालता। आपको पता है कि अगर किसी ने क्राइम किया है तो उसको पनिश करने का अधिकार किसके पास होता है? उसको पनिश करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी को होता है। बट एग्जीक्यूटिव कांट बिकम जज एंड पनिश बाय डिमोलिशिंग प्रॉपर्टी। अब होने क्या लग गया था, आप देख रहे थे बुलडोजर राज जिसको कहा जा रहा था, उसमें क्या होने लग गया था कि अगर कोई पर्सन क्राइम कर रहा था तो पनिश करता था एग्जीक्यूटिव खुद जाकर, मतलब उनके घर को डिमोलिश कर देता था। तो क्या ये प्रैक्टिस सही थी? इस प्रैक्टिस पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को दिया था। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा इंडिया में रूल ऑफ लॉ है। क्या है? रूल ऑफ लॉ है, ना कि डंडे का राज। भाई आप ऐसे नहीं कर सकते। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? एग्जीक्यूटिव कांट बिकम जज एंड पनिश बाय डिमोलिशिंग। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो तो आप करो, अगर आपको करना है तो ये, बट विदाउट जुडिशियल रिव्यू एंड ड्यू प्रोसेस आप नहीं कर सकते। अगर मान लो कोर्ट ने ही उनको सजा दिया था तब एग्जीक्यूटिव जाकर उसको एग्जीक्यूट करेंगे, पर पहले ही एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जाकर अगर उसको एग्जीक्यूट करने लगे तो वो फंडामेंटल रूल ऑफ लॉ का क्या माना जाएगा? वायलेशन। के क्रेस ब्रीफ क्या था ये तो आप सबको पता है। एग्जीक्यूटिव डिमोनिश कर रहे थे। यहाँ पर हेल्ड क्या क्या हुआ? यहाँ पर तीन इंपॉर्टेंट बातें हेल्ड करी सुप्रीम कोर्ट ने। पहले, एग्जीक्यूटिव एक्शन कांट बी सब्सटीट्यूटेड जुडिशियल प्रोसेस, ओनली कोर्ट कैन डिक्लेयर गिल्ट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कही थी कि खाली सुप्रीम कोर्ट मतलब खाली कोर्ट ही किसी को कोई गिल्टी है या नहीं है इसको डिक्लेयर करता है। एग्जीक्यूटिव जुडिशियल प्रोसेस को बाईपास नहीं कर सकते। दूसरी बात क्या कही? ड्यू प्रोसेस इंक्लूड नोटिस हेयरिंग इज मैंडेटरी। ठीक है, आप पहले बताओ, आर्बिट्रेरी ऐसे किसी के घर के बाहर जाके आपने बुलडोजर खड़ा कर दिया, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस है। ठीक है, सिलेक्टिव डिमोलिशन इंप्लाई मालाफाइड इंटेंशन। आपको पता था, मतलब सभी अवेयर है इस फैक्ट से कि डिमोलिशंस में किन के घर गिराए जा रहे थे। तो एक सिलेक्टिव अप्रोच उठाना कि स्पेसिफिक कम्युनिटी या स्पेसिफिक कास्ट के लोगों को ही परेशान करेंगे और बाकियों को नहीं करेंगे, तो वो भी एक मालाफाइड आपकी इंटेंशन को शो करता है। तो इन तीन चीजों को यहाँ पर हेल्ड किया गया। चलिए अगले केस की तरफ बढ़ते हैं। अगला केस है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस एम ललिता प्रसाद वशेष का। ये केस क्या कहता है? आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन हमें तीन लिस्ट प्रोवाइड करता है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन का ही केस है। बेंच देख लीजिए कौन कौन सी है। जो उस टाइम के सीजीआई थे, अभी तो ये रिटायर्ड हो गए, रिटायर्ड सीजीआई हमारे डीवाई चंद्रचूड़ जी, बीवी नागारत्न जी, हरिकेश रॉय जी, एएस ओका जी एंड जेबी पादरीवाला, मनोज मिश्रा, उज्जवल भूयन शर्मा एंड एससी शर्मा एंड एजी मशीज। देख लीजिए काफी बड़ी बेंच थी। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब मेरे हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी। नहीं, ये तो 7 जज बेंच है, 9 जज बेंच। तो हाँ, इन्होंने क्या कहा? कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट हैं, ठीक है ना? आपको पता है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, है ना? तो यूनियन लिस्ट में जो भी मैटर होते हैं यूनियन उस पे इशू वो लॉ बनाएगी। स्टेट में जो मैटर होता है उस पर स्टेट लॉ बनाएगी और थर्ड हमारा जो कंकरेंट लिस्ट में आता है उस पर
कौन? दोनों बनाएंगे, यूनियन भी और स्टेट भी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन उठा था कि जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल है, अब देखिए अल्कोहल किसका मैटर है, आप सबको पता है, किसी स्टेट में दारू बैन होती है, कई स्टेट में दारू बैन नहीं होती है ना। अल्कोहल बैन होता है, अल्कोहल बैन नहीं होता है। बिहार क्या है? ड्राई स्टेट है। गुजरात क्या है? ड्राई स्टेट है। यहाँ पर शराब नहीं बेची जा सकती, है ना। और बट हरियाणा हो गया जैसे, है ना, ये ड्राई स्टेट नहीं है, यहाँ पर शराब की बिक्री हो रही है, क्योंकि ये स्टेट मैटर है। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो बैन करे, ना चाहे तो बैन ना करे। अब क्वेश्चन ये उठा था, जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल है, क्या वो कौन सी लिस्ट में आएगा? वो स्टेट लिस्ट का मैटर है या कंकरेंट लिस्ट का मैटर है? ये इश्यू था, ठीक है, 7th शेड्यूल की कौन सी लिस्ट का मैटर है। तो इस केस में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जो इंटॉक्सिकेटिंग लिकर है, जो सेक्शन एंट्री नंबर 8 में आ रही है, वो इंक्लूड करती है इंडस्ट्रियल लिकर को भी और अदर लिकर को भी, ठीक है। तो इस केस में यही बात डिसाइड की गई थी। 8-1 की मेजोरिटी से पास हुआ ये केस। टोटल 9 जज बेंच जजमेंट था, इसमें बोल दिया गया। और ये वाला जो जजमेंट था ना, ये ओवर रूल करके आया, ओवर टर्न करके आया इसको, ठीक है, इस जजमेंट को। तो इसमें क्या कहा गया था कि जो इंटॉक्सिकेटिंग लिकर है, इसमें इंक्लूड किया जाता है इंडस्ट्रियल लिकर को भी, ठीक है। तो इस केस में सिर्फ यही क्वेश्चन था। चलिए अगले केस की तरफ चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 6A सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, रिट पिटीशन जो डली थी, उसके रिलेटेड ये रेफरेंस केस था एक, ठीक है। इसमें मैटर रेफर किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का केस है। और इसमें बेंच देखिए, जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी, सूर्यकांत जी, MM शर्मा जी, JB पादरीवाला जी एंड मनोज मिश्रा जी। इस केस में क्या हुआ था, मैं आपको एक बात बताती हूँ। देखिए हुआ क्या था, एक था ना, डेट फिक्स की गई थी, आपको सबको पता है। 6A किसकी बात करता है? 6A किसका? सिटीजनशिप एक्ट का, है ना। 6A सिटीजनशिप एक्ट 1955 का। इसने एक बेस लाइन बनाई थी 1962 के एक्ट को, ठीक है। उससे पहले कोई आ गया, उसके बाद कोई आ गया, सॉरी 72 के वॉर को, हाँ, उससे पहले कोई आ गया, उससे बाद कोई आ गया। तो उनको तो ये सिटीजन मान रहा था, बाकियों को ये नहीं मान रहा था। तो क्या ये वायलेशन है आर्टिकल 14 का? ये मेन क्वेश्चन उठा था, ठीक है। स्पेसिफिक पीरियड जो उन्होंने एक बेस बना दिया है, क्योंकि देखिए हुआ क्या था, जब आपको पता है, जब बांग्लादेश को आज़ादी की, जब बांग्लादेश के आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, तो उस समय बहुत से रिफ्यूजीज इंडिया में एकदम से आ गए थे। तो उस लाइन को एक बेस लाइन मानते हुए, इससे पहले जो भी पर्सन आया उनको सिटीजनशिप दे दी थी, और इसके बाद जो आए थे उनको रिफ्यूजीज का दर्जा दिया गया था, क्योंकि एकदम से भीड़ आ गई थी। सबको अगर दे देंगे तो असम की जो पॉपुलेशन बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। उस चीज को ध्यान में रखते हुए उस टाइम के राजीव गांधी गवर्नमेंट ने ये एक्ट पास कर दिया था, मतलब ये सेक्शन इंट्रोड्यूस किया था बाद में। तो यहाँ पर उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था कि क्या जो सेक्शन 6 है वो वैलिड है या वो अगेंस्ट द, क्योंकि इक्वालिटी के अगेंस्ट जा रहा है ना। एक डेट को आपने डिसाइड करके आपने क्या कर दिया यहाँ पर, राइट डिसाइड कर दिया कि ये रिफ्यूजी होंगे और ये रिफ्यूजी नहीं होंगे। तो क्या ये वैलिड है या नहीं है, ये क्वेश्चन उठा था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, सेक्शन 6 एब्सोल्युटली कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि इसमें जो बेस बनाया गया है वो बेस ऐसे ही नहीं बनाया गया है। रीजनेबल डिफरेंशिया और इंटेलिजिबल, रीजनेबल डिफरेंशिया और आर्बिट्रेरीनेस नहीं थी इसमें। एक जो बेस बनाया उसके पीछे प्रॉपर रीजंस थे। तो इस चीज को देखते हुए यहाँ पर 6A को क्या मान लिया था? कॉन्स्टिट्यूशनल मान लिया था, क्योंकि बैलेंसिंग करना सोशल कंसर्न से असम की पॉपुलेशन के लिए, असम के लोगों के लिए जरूरी था। अदर स्टेट्स ऑन द अदर हैंड, जो और भी 7 सिस्टर्स हैं, जैसे मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, तो रिफ्यूजीज तो उसमें भी आए थे, बट उनके लिए कोई बेस लाइन ऐसे बनाई नहीं गई थी। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन रेज किए गए थे। आपको सीधा सीधा क्या याद करना है, आपको रेफरेंस केस का नाम याद कर लेना है, ठीक है, और ये याद कर लेना है इसमें हुआ हेल्ड क्या हुआ था। 6A को कॉन्स्टिट्यूशनल हेल्ड कर दिया था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुकन्या सनाथा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट केस था। इसमें क्या क्या गया था, इसका डिटेल वीडियो भी चैनल में दिया गया है, आप प्लीज उसको देखना। इसमें क्या कहा गया था, जो प्रिजन्स होते हैं ना, प्रिजन्स, वहां पर आज भी क्या चल रहा था? जातिवाद चल रहा था, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता था। एक अपर कास्ट को ऐसे काम नहीं दिए जाते थे जो एक लोअर कास्ट के लिए, सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लिए डिसाइडेड थे, ठीक है। उसको इस एनजीओ ने सीधा सीधा मतलब रिपोर्ट लाके चैलेंज किया था, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इवन थैंक यू तक बोला था इनको, कि थैंक यू इतना इंपॉर्टेंट इशू को हमारे सामने हाईलाइट करने के लिए, क्योंकि जो जेल प्रिजन है उसमें अभी भी कास्ट बेस्ड डाटा रखा जाता था।
प्रिजन मैनुअल बनाए जाते थे और उनको स्पेसिफिक ड्यूटीज ही असाइन करते थे प्रिजनर्स को। ठीक है, तो यहाँ पर उस चीज को इन्होंने चैलेंज किया था और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको आर्टिकल 14, 15, 17 एंड 21, 23 का वायलेशन माना था। यहाँ पर साथ में यूनियन गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शंस दी गई थी और बोला गया था अपने मॉड्यूल्स जो जो भी हैं 2016 के उनको चेंज करो, रिवाइज मॉड्यूल लाओ और विद इन 3 मंथ उनको इम्प्लीमेंट करो। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केस बन जाता है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, SC/ST एक्ट अगर कहीं आता है तो ये आप समझ लो पेट क्वेश्चन है, उस एग्जाम का जरूर आएगा। अगला क्वेश्चन, सेंथली बजाज वर्सेस डिप्टी डायरेक्टर, PMLA का केस है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का। इस केस में क्या कहा गया था, जो सेंथली बजाज हैं फॉर्मर तमिलनाडु ट्रांसपोर्ट के, इनके इनके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में केस लगा था। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जब थे उस समय इन पे एलिगेशंस लगे थे कि इन्होंने क्या ली है, रिश्वत ली है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर मद्रास हाई कोर्ट के डिसीजन को ओवरटर्न किया था और यहाँ पर क्या बात कही गई कि सेक्शन 45 ऑफ PMLA रिक्वायर द कोर्ट टू एक्सेस लाइकलीहुड ऑफ एविडेंस इनोसेंस द बार द ग्रांट बेल इन केस। इस केस में क्या हुआ था कि उनके खिलाफ ना बार लगा दी थी बेल लेने से। ठीक है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट एक बात कही थी कि आप है ना, सबसे पहले आप ग्राउंड बताओ कि किस बेस पे आप रोक लगा रहे हो। आप ऐसे ही आर्बिट्रेरी जस्ट बिकॉज सेक्शन 45 आप पे बार लगाता है एक्सेस नहीं कर सकते, तो इसका मतलब हम भी ना करें, ये गलत है। तो इस चीज को यहाँ पर ओवरटर्न कर दिया गया था और उनको बेल ग्रांट कर दी गई थी तमिलनाडु के XPM को। अब चलिए अगले केस की तरफ चलते हैं। ये मैं बोल रही हूँ वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस। ये वाला केस, इस केस के अंदर क्या कहा गया था कि अगर किसी पर्सन के पास चाइल्ड पोर्नोग्राफी स्टोर भी मिलती है, मतलब अगर वो सिंपल उसने रखा हुआ था ना, वो देख रहा था ना, वो आगे पास कर रहा था, कुछ भी नहीं था, उसका प्राइम ड्यूटी बनता है चाइल्ड पोर्नोग्राफी को मिलते ही डिलीट करना, उसको रखना ही नहीं चाहिए और रिपोर्ट करना। अगर उसने ये दोनों काम नहीं किया, ना डिलीट किया है ना ही पुलिस को रिपोर्ट किया है, तो वो कन्विक्ट माना जाएगा सेक्शन 15 ऑफ पॉक्सो एक्ट। ये बात यहाँ पर कही गई थी। इस केस ने बड़ा हड़कंप मचा दिया था। फोन में अगर है भी ना तब भी डिलीट कर दो, मतलब गलत है, रखना भी गलत है। ठीक है, द अक्यूज कंज्यूमिंग चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन अब्यूज मटेरियल, जिसको हम CESAM कहते हैं, वो यहाँ पर कोर्ट ने मना कर दिया था। यहाँ पे सिर्फ उसके फोन में मिला था। ठीक है, ये क्या ये वायलेशन ऑफ 65 IT एक्ट का है, तो उस चीज के ऊपर भी डील किया गया था। यहाँ पे बहुत सारे ग्राउंड देखे गए थे। तो यहाँ पर सिंपल आपको इस केस में क्या हेल्ड हुआ है वो याद रखना है। इस केस में सीधी सीधी बात ये हेल्ड हुई थी कि अगर आपके पोजेशन में भी है, ठीक है, विदाउट ट्रांसमिशन, आपने कहीं भेजा नहीं है, तब भी सेक्शन 15 में आप लाइबल हो जाओगे, 15 के 1 में। सिंपल बात है। ठीक है, डिलीट नहीं करा है तो, क्योंकि आपको वो मटेरियल डिलीट कर देना चाहिए था, सीधी बात है। या तो डिलीट करो, डिस्ट्रॉय करो, रिपोर्ट करो। अगर ये तीनों ही चीजें नहीं किया, आप जाओ। अगला केस, अरविंद केजरीवाल के हम यहाँ पे 2 केस देखेंगे। एक जो CBI के अगेंस्ट, मतलब CBI का है, और एक ED का है। दोनों ही बेल पे हैं। दोनों ही केस के फैक्ट याद कर लीजिए। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2021 के जो केस हैं, जो 2021 2022 जो आई थी, उसमें करप्शन के केसेस लगे थे। ठीक है, दोनों ही केसेस में बेल ग्रांट हो गई थी और बेल के थोड़े से कंडीशंस को यहाँ पर जिक्र किया गया था कि क्या ये लॉफुल है, क्योंकि केजरीवाल जी का भी तो राइट है ना, राइट टू मतलब इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना। अगर वो फर्जी केसेस में फंसाए जाएंगे या उनको अंदर रखा जाएगा किसी भी तरीके से, तो उनकी क्या वो कस्टडी लॉफुल है अगर लंबे तरीके से चल रही है। तो इस केस में यहीं पे बेल के कंडीशन को वो किया गया था और इनको बेल कर दी गई थी। और यहाँ पे जजमेंट में क्या कहा गया, इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंसिंग इंडिविजुअल लिबर्टी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जब हमें बेल ग्रांट करनी है या फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो ये चीज़ तो हमें देखनी है कि इंडिविजुअल लिबर्टी और साथ में कि जस्टिस भी हो। हाँ, यहाँ पे इनको बहुत सारी कंडीशंस लगाकर छोड़ा गया था, बट इनको छोड़ दिया गया था इन द एंड। ये भी एनफोर्समेंट ऑफ डायरेक्टरेट के केस में भी यही हुआ था। यहाँ पर भी सबको चैलेंज किया गया था। और आपको पता है, बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। ये वाले जो साइटेशन है बहुत फैली थी, ये इन 2 केसेस की वजह से ही फैली थी। चलिए अगला, जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज, आप सभी को पता है, कोलकाता रेप केस का, मतलब मैं बोलूँ सबको, पूरी दुनिया को हिला दिया था इस केस ने। कि एक ट्रेनी डॉक्टर जो कि 36 आवर की आई थिंक उस पर चल रही थी, ड्यूटी पर चल रही थी,
उसका ड्यूरिंग द, हाँ, 36 आवर की शिफ्ट में चल रही थी। ड्यूरिंग द अथॉरिटी, मतलब ड्यूरिंग द जॉब उसका वहाँ पर रेप होता है और उसको मार दिया जाता है। इनिशियल स्टेज पर हॉस्पिटल वालों ने क्या कहा था कि ये एक सुसाइड केस है, बट बाद में इंसिडेंट जब निकल के आया, हाइलाइट हुआ, तब इस चीज़ को बहुत सारे इसमें लूपहोल्स निकले। तो इश्यूज़ यहाँ पर क्या थे कि क्या मेजर्स हैं सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए जो मेडिकल प्रोफेशंस में है लड़कियां, क्योंकि वो तो देखो ना नाइट ड्यूटी भी कर रही थी, है ना, वो क्या कर रही थी, 36 आवर से कंटिन्यू उनकी ड्यूटी चली हुई थी, वहीं पे ही वो बैठ रहे हैं। जेंडर बेस्ड वायलेंस जो हो रहा है उसके खिलाफ क्या इश्यूज हैं, प्रोटोकॉल्स क्या एस्टेब्लिश करने चाहिए डिग्निटी बनाए रखने के लिए, जो कि हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है उसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन लिया था सबसे पहले तो, और सुप्रीम कोर्ट ने वेरियस गाइडलाइंस दी थी। सबसे पहले 9 मेंबर की नेशनल टास्क फोर्स बनाई गई थी जो इस मामले को देखेंगी, और जो इसमें गलत तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उसको रोका गया था। जेंडर बेस्ड वायलेंस जो हो रहा है इंडिया में उसके खिलाफ तुम क्या प्रोटेक्शन कर रहे हो, मेडिकल स्टाफ के खिलाफ क्या कर रहे हो, ठीक है, उन सब पर सारी रिपोर्ट, प्रॉपर रिपोर्ट सबमिट कराने के लिए ड्यूटी रखी गई थी। तो ये वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है, आरजी कार मेडिकल रेप केस। ठीक है, अगला केस देखते हैं, मनीष सिसोदिया वर्सेस ईडी का केस है। इस केस में भी बेल की कंडीशंस ही रखी गई थी। इशू क्या था, जो प्रोलॉन्ग डिले होता है ट्रायल में, क्या ये बेल ग्रांट करने के लिए जस्टिफाइड है? मतलब सबको पता है कि चार्जशीट आप इन्वेस्टिगेशन करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, और जो ट्रायल है ना, उसको टाल रहे हो ताकि आदमी ज्यादा से ज्यादा लंबा जेल में रह सके। तो क्या ये जस्टिफाइड है या मतलब गलत नहीं है ये? जबकि कैसे एलिगेशंस लगे हैं, एलिगेशन लगे हैं आईपीसी और पीएमएलए में, तो उन चीज को यहाँ पर डील किया गया था। यहाँ पर बोला गया जो नए सीआरपीसी में अमेंडमेंट भी आए हैं और जो नई सीआरपीसी भी बनी है, बीएनएसएस बनी है, वो किस चीज के लिए बनी है? हमने बनाई है स्पीडी जस्टिस के लिए। ठीक है, अगर डिले हो रहा है तो ये तो वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन उसका, पर्सनल लिबर्टी का, राइट टू लिबर्टी का। ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए जो ये डिले है उसको यहाँ पर कोर्ट ने सुना था और यहाँ पर क्या कर दिया था, बेल ग्रांट कर दी थी जस्टिस गवाई ने। और उनके ऊपर काफी सारी कंडीशंस लगी थी कि आप पासपोर्ट सबमिट करोगे, मतलब केस के रिलेटेड हर बात नहीं करोगे, और उन सबको ध्यान में रखते हुए, और इस तरीके से उनको बेल ग्रांट यहाँ पर कर दी गई थी। लेकिन आप देखिए बेल से रिलेटेड ना बहुत सारे केस आए हैं इस समय। ये तो अभी जो हाईलाइटेड केस है हम वो कर रहे हैं, है ना, कि इनमें क्या हुआ था, इनमें क्या हुआ था। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन आ जाए कि जो ये था मनीष सिसोदिया का केस था, ये किस एक्ट के अकॉर्डिंग आ रहा है, तो पीएमएलए के अकॉर्डिंग है। किसका साइटेशन पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, बेल से रिलेटेड है, कौन से इशू से रिलेटेड है, तो वो है। हम यहाँ पर टोटल 100 केसेस की सीरीज लाएंगे, 10 10 10 करके, हम 10 10 करके इसको पूरा निपटाएंगे। तो आपको क्या करना है कि जैसे भी एग्जाम्स आ रहे हैं आपके, आप इसको कंटिन्यू देखिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ सर के पास मिलेगी, सर से कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, जुड़े रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।